नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। विधानसभा में विधायक माधव मारू ने उठाई आवाज, मनासा में पानी की समस्या का मुद्दा उठाया। राजगढ़ में जिम्मेदारों की लापरवाही आई सामने, बुजुर्ग पति पत्नी को किया मृत घोषित। इंदौर में दिव्यांगों ने किया प्रदर्शन, पूरे देश में एक जैसी पेंशन लागू करने की मांग। मध्य प्रदेश में बढ़ता कोरोना का कहर, बुधवार से इंदौर भोपाल में नाइट कर्फ्यू। मनासा विधायक माधव मारू ने विधानसभा में एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील का पानी मनासा में नहीं पहुंचने का मुद्दा उठाया है। बता दें, मध्य प्रदेश विधानसभा में विधायक माधव मारू ने कालियाखो, पगारा, सेमरी इस्तमुरार तालाब परियोजना की स्वीकृति पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा को धन्यवाद कहा। साथ ही गांधी सागर का पानी मनासा विधानसभा में मिलने की बात सामने रखी। राजगढ़ जिले के ब्यावरा में पेंशन योजना, खाद्यान्न पात्रता पर्ची, आवास योजना में राशि लेकर काम करने के लिए मशहूर ब्यावरा जनपद पंचायत का एक और कारनामा सामने आया है। यहां के कर्मचारियों ने पेंशन योजना के पोर्टल पर जीवित दोनों पति पत्नी को मृत घोषित कर दिया है। करीब 4 महीने से पेंशन नहीं मिलने के बाद जब बुजुर्ग बद्रीलाल सोंधिया जनपद पंचायत ब्यावरा पहुंचे तो वहां मौजूद कर्मचारियों ने उन्हें पति पत्नी के मृत होने की बात कहकर पेंशन बंद कर दी। अब पीड़ित बद्रीलाल सोंधिया ने ब्यावरा एसडीएम निधि सिंह के समक्ष आवेदन देकर अपनी समस्या बताई है और न्याय की गुहार लगाई है। मेरे साथ ये हुआ कि मैंने पेंशन जोड़ाई थी, बड़ी मुश्किल से तो पेंशन जुड़ी थी। केस दस्तावेज दिया जब जाके, और पेंशन जुड़वा के बाद पेंशन चालू भी होगी, पेंशन मिली भी है वो, और उसके बाद में 2-4 महीना पेंशन नहीं मिली तो मैंने कि रुक गई होगा कोई कारण से, तो आयो ही नहीं, मुझे जनपद में पूछी नहीं। अभी एक दिन जनपद में गए, वहाँ जाके पूछी, जो बाबू है धनंजय नाम को, और वही एक ही आदमी पेंशन वाला कागज लेवे देवे सब वही बतावे। 19 जाके पूछी इनकी, यार हमारी पेंशन क्यों रुक गई, तो उनने देख देख के उनने बताई कि आप तो मर ही गया। बेलास का है और अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे संज्ञान में आया है, तो मैंने इसकी जांच के लिए जनपद में भिजवा दिया है और जैसे ही इसकी कल तक हम इसका कुछ निराकरण कर लेंगे और फिर हम उसके हिसाब से देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, और अगर किसी ने गलती से किया है तो उस पर कार्रवाई भी। विकलांग कल्याण जागृत मंच इंदौर ने दिव्यांगजन विकलांग बल के सहयोग में 12 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। दिल्ली जंतर मंतर अध्यक्ष हेमेंद्र शर्मा और सभी सहयोगी दिव्यांग संपूर्ण मध्य प्रदेश और संपूर्ण भारत से दिव्यांग यहां पर सरकार के खिलाफ अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं। बता दें, दिव्यांगों की एक समान पेंशन पूरे देश में लागू नहीं की गई है। पूरे देश में एक जैसी पेंशन लागू होने के लिए ये आंदोलन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते भोपाल में बुधवार से नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने बताया कि बुधवार रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। भोपाल कलेक्टर ने आम लोगों से अपील की है कि अपने सभी जरूरी काम 10 बजे के पहले पूरे कर घर पहुंचे। 10 बजे के बाद एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन से आने वाले यात्रियों, मेडिकल इमरजेंसी और इंडस्ट्रियल लेबर को छोड़कर सभी लोगों के लिए आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। आज से भोपाल में नाइट कर्फ्यू रहेगा। सभी लोगों से आह्वान है कि जो भी उनके कार्य हैं उनको पूर्ण करते हुए 10 बजे से पहले वापस घर पहुंचना सुनिश्चित करें। 10 बजे के बाद किसी प्रकार का आवागमन जो अत्यावश्यक परिस्थितियों में नहीं आता है, जिसमें कि इंडस्ट्रियल लेबर का मूवमेंट और आपका यदि कोई एयरपोर्ट से या रेलवे स्टेशन से आ रहा है तो वो लोग, या किसी को मेडिकल इमरजेंसी है तो वो लोग, केवल इन्हीं लोगों को छूट रहेगी। इसके अलावा यदि कोई भी व्यक्ति अनावश्यक मूवमेंट करता हुआ पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होगी। उन सभी के मामलों में रीसेंट नेगेटिव रिपोर्ट मंगाया जाना हम लोगों ने सुनिश्चित किया है। इसके साथ ही साथ हम लोग भी रैंडम तौर पे उनकी सैंपलिंग करके वो लोग पॉजिटिव तो नहीं है ये देखना सुनिश्चित करेंगे। हाल ही में नगरीय प्रशासन मंत्री और दमोह उपचुनाव प्रभारी
भूपेंद्र सिंह ने एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए राहुल लोधी दमोह से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। वहीं पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया के बगावती तेवर को लेकर भूपेंद्र सिंह ने कहा कि जयंत मलैया बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने पूरा जीवन बीजेपी को खड़ा करने में बिताया है। बीजेपी उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। इस दौरान नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने खनिज माफिया के पुलिस पर हमले करने को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। देखिए, कल जो घटनाएं हुई है निश्चित रूप से दुखद है। कोई भी घटना होती है तो वो दुखद होती ही है और सरकार लगातार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सख्ती कर रही है। हम लोगों ने अनेक माफियाज के खिलाफ कार्रवाई की है, अनेक लोगों को जेल में एनएसए से लेकर सख्त से सख्त कार्रवाई की है। कुछ घटनाएं परिस्थिति जन्य होती है, कुछ घटनाएं व्यक्तिगत कारणों से होती है। ऐसी घटनाएं भी ना हो इसको भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, पर संगठित अपराध मध्य प्रदेश में तेजी से कम हुए हैं। ना कोई संगठित गिरोह है, ना कोई संगठित बड़े अपराधी है, उनके खिलाफ हम लोग सख्ती से कार्रवाई कर रहे हैं। ये घटना परिस्थिति जन्य है और इसमें भी जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार करेगी। मध्य प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए हैं। छतरपुर की घटनाओं से ऐसा लग रहा है जैसे प्रदेश में राजनीतिक हत्यारों का दौर प्रारंभ हो चुका है। कुछ दिनों पहले विधायक प्रतिनिधि की हत्या होती है, उसके बाद ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष की सरेआम हत्या कर दी जाती है और अपराधियों का कहीं कोई अता पता नहीं चलता। इस तरह का आपराधिक कृत्य बिना राजनीतिक संरक्षण के संभव बिल्कुल नहीं है। यह कहना है मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अजय सिंह यादव का। मध्य प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए हैं। छतरपुर की घटनाओं से ऐसा लग रहा है जैसे प्रदेश में राजनीतिक हत्याओं का दौर प्रारंभ हो गया है। कुछ दिनों पहले विधायक प्रतिनिधि की हत्या होती है, उसके बाद कल हमारे ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष की सरेराह हत्या कर दी जाती है और अपराधियों का कहीं कोई अता पता नहीं चलता है। इस तरह का आपराधिक कृत्य बिना राजनीतिक संरक्षण के संभव नहीं है। इस मामले में सरकार को तत्काल कार्रवाई करते हुए अपराधियों को पकड़ना चाहिए। पूरे प्रदेश में अंधेर नगरी जैसी स्थिति है। मध्य प्रदेश अपराध प्रदेश बन गया है। भोपाल के गांधीनगर वार्ड में नगर निगम की महिला क्लर्क को लोकायुक्त ने रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। बता दें, क्लर्क जीशान जैदी ने फरियादी से रिश्वत में 10,000 रुपये मांगे थे। फरियादी के बेटे की ट्रेन से कटने पर मौत हो गई थी, जिसके तहत सरकार की ओर से सहायता राशि दी जानी थी। सहायता राशि की फाइल को प्रोसेस करने के एवज में महिला क्लर्क रिश्वत मांग रही थी, जिसे रंगे हाथों पकड़ लिया गया है। महू में रक्षा संपदा विभाग की बंगलो बगीचों की भूमि पर अवैध रूप से 12 से अधिक मैरिज गार्डन संचालित किए जा रहे हैं, लेकिन विभाग इन मैरिज गार्डन पर कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है, जबकि रोजाना कमाकर अपना परिवार पालने वाले छोटे व्यापारियों के खिलाफ लगातार कार्यवाही देखने को मिल रही है। हम ये चाहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री ने इस कोरोना काल में आत्मनिर्भर होने का संदेश दिया है कि हर व्यक्ति आत्मनिर्भर होकर काम करे, किंतु उसी का ये रक्षा विभाग जो आत्मनिर्भर होकर काम कर रहे हैं, इन ठेले वालों को, गुमटी वालों को रोजी रोटी से बेघर कर रहा है। मेरा इन रक्षा संपदा विभाग से निवेदन है कि पहले इनके लिए कोई एक स्थान दे दे, ये रोजी रोटी कमा सके, उसके बाद कुछ कार्रवाई करें। जनता लगातार जिम्मेदारों से सवाल पूछ रही है कि आखिरकार पूंजीवादियों के खिलाफ कोई कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है। आपको ये सुनाते हैं कि इस मामले में जनता कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अमित वर्मा का क्या कहना है। डीओ लैंड की जो जमीन पे अवैध जो व्यवसाय हो रहा है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, रक्षा संपदा विभाग की भूमि महू में बहुत बड़ी मात्रा में है। हर तरफ शहर के बीच में बंगले बगीचों के रूप में शहर के आसपास क्षेत्रों में रक्षा संपदा विभाग की एक बहुत बड़ी संख्या में भूमि है। उस भूमि के ऊपर जैसे अभी आपको याद होगा चाट चौपाटी संचालित की जा रही थी गर्ल्स स्कूल चौराहे पर,
पिछले 1-1.5 वर्ष में 2 बार जेसीबी की मदद से छोटे छोटे दुकानदारों को, जो बेचारे 1000-2000 रुपए की रोज का धंधा करते थे, कोई पानी पतासे का ठेला लगा के बैठा है, कोई नूडल्स का ठेला लगा के, उन लोगों को हटा दिया गया। क्या मुद्दा बताया गया हटाने का? कि रक्षा संपदा विभाग की भूमि का व्यावसायिक उपयोग नहीं हो सकता है। तो हमारा मुद्दा यह है कि अगर रक्षा संपदा विभाग की भूमि पर व्यावसायिक उपयोग नहीं किया जा सकता है तो शहर में 12 मतलब 1 दर्जन से ज्यादा 12-13 से ज्यादा गार्डन, मैरिज गार्डन ऐसे हैं जिनको रक्षा संपदा विभाग की कोई अनुमति प्राप्त नहीं है। फिर यह मैरिज गार्डन वर्षों से इतना लाखों करोड़ों रुपए का व्यवसाय किस आधार पर कर रहे हैं? अभी तक प्रशासन की ओर से इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं देखने को मिली है। अब देखना यह है कि जिम्मेदार इस मामले में कोई उचित कार्यवाही करते हैं या फिर ये मामला इसी तरह से चलता रहता है। देखिए, जो भी कार्यालय के द्वारा कार्रवाइयाँ की जाती है समान रूपी होती है, और बहुत सारे जब कार्रवाइयाँ करने के दौरान में जो पेपर वर्क और अन्य चीज़ें की जाती है उस दौरान बहुत लोगों को पाया जाता है कि कुछ लोग न्यायालय के शरण में स्टे लिए होते हैं या कुछ अपना उस पर स्वामित्व दिखाते हैं। इस कारण से उनमें कार्रवाइयों में थोड़ा विलम्ब होता है हालांकि, लेकिन ऐसा नहीं है कि कार्रवाई में कोई पक्षपात किया जाता है कि इन पे कार्रवाई होगी उन पे कार्रवाई नहीं होगी। पिछले 1 साल से हम ये देख रहे हैं कि छोटे व्यापारी को ही कार्रवाई हो रही है। देखिए, और मैरिज गार्डन को एक पे भी कार्रवाई नहीं। देखिए, मैं तो अभी 3 महीने पहले ही ज्वाइन किया हूँ और मैंने अपने दौरान जो कार्रवाइयाँ की हैं, इवन ऐसा नहीं है कि जो आपको फिजिकली बाहर दिख रहा है वही सिर्फ कार्रवाई की प्रक्रिया है। बुधवार को मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा रतलाम पहुंचे, जहां पर वे एक निजी संस्था के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस जवानों और समाज सेवियों का सम्मान किया। साथ ही पुलिस विभाग की कार्यशैली की तारीफ करते हुए कहा कि पुलिस के जवान कोरोना के कहर में भी डटकर खड़े रहे। इस दौरान विपक्ष पर भी वे जमकर बरसते हुए नजर आए। लेकिन एक बात ये भी आप सबको ध्यान रखना होगी कि हमारी पुलिस ने पिछले 10 महीने में अपनी छवि बदल दी। चौराहे में खड़े आए पुलिस वाला तो ये मानते थे कि वसूली के लिए खड़ा हो, उसके बारे में गलत धारणा ये बनी रहती थी। लेकिन जब हम सब टीवी के सामने थे, लॉकडाउन के अंदर अपने घरों के अंदर कैद थे, तब भी मेरा पुलिस का जवान चौराहे पे खड़ा था, तब का वो 45 टेम्परेचर के अंदर भी चौराहे पर खड़ा था और पीपीई की किट पहने खड़ा हुआ था। मध्य प्रदेश में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। इसको लेकर शिवराज सरकार ने क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक भी बुलाई, जिसमें 8 प्रमुख शहरों में सख्ती बढ़ाने का फैसला लिया गया है। वहीं दूसरी ओर यात्रियों की सुविधाओं का भी ध्यान रखा गया है। यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए आगामी 19 से 23 मार्च के बीच इंदौर शहर से 3 विशेष ट्रेनों का संचालन शुरू किया जाएगा। रेलवे पीआरओ जितेंद्र कुमार जयंत ने बताया कि यात्रियों को जल्द सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाएगी। देखिए, कोविड-19 का जैसे प्रकोप इंडिया में हुआ तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा लॉकडाउन किया गया था, साथ में रेलों का संचालन भी बंद हुआ था 22 मार्च से। और जैसे ही लॉकडाउन खुला तो रेल प्रशासन द्वारा धीरे धीरे करके रेलों का संचालन स्टार्ट किया, लेकिन बड़े एहतियात के साथ में कोविड-19 की नियमों की अनुपालना करते हुए जो भी ट्रेन चल रही हैं वो सभी विशेष ट्रेन के तौर पे चलाई जा रही हैं। अगर इंदौर की बात करें तो इंदौर में आज 30 से 32 ट्रेन रन कर रही हैं और 4 ट्रेनों का और प्लानिंग हुआ है, जिसको कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन है, वो यहाँ से चलाई जानी है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। मनोरमा हॉस्पिटल 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर। सिटी स्कैन, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, गायनिक ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू,
NICU, डिजिटल एक्सरे और फिजियोथेरेपी, एडवांस ऑटोमेटिक पैथोलॉजी, कैंटीन, लग्जरी प्राइवेट वार्ड, मेडिकल स्टोर, एम्बुलेंस सेवाएं और ICU ऑन एम्बुलेंस जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हर तरह की जांच के लिए संपूर्ण व्यवस्था, मेडिकल सेवाओं को समर्पित एक विश्वसनीय नाम, मनोरमा हॉस्पिटल, बड़वानी न्यू बस स्टैंड। हर खबर की ताज़ा नोटिफिकेशन के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ। बेल आइकन दबाइए और खबर 100 की सारी नोटिफिकेशन पाइए। अब खबरों को रखिए अपनी पॉकेट में, बेल आइकन दबाइए और खबर 100 की सारी नोटिफिकेशन पाइए। मनोरमा हॉस्पिटल 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर। सिटी स्कैन मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, गायनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, डिजिटल एक्सरे और फिजियोथेरेपी, एडवांस ऑटोमेटिक पैथोलॉजी, कैंटीन, लग्जरी प्राइवेट वार्ड, मेडिकल स्टोर, एम्बुलेंस सेवाएं और ICU ऑन एम्बुलेंस जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हर तरह की जांच के लिए संपूर्ण व्यवस्था, मेडिकल सेवाओं को समर्पित एक विश्वसनीय नाम, मनोरमा हॉस्पिटल, बड़वानी न्यू बस स्टैंड। एक बार फिर से स्वागत है आपका देश और प्रदेश की ताज़ा खबरों में। बुधवार को चंद्रावतीगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर हो रहे कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण पर सांवेर ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर आदित्य चौरसिया पहुंचे, जहां पर उन्होंने टीकाकरण को लेकर वहां के डॉक्टरों से बातचीत की और अस्पताल का भी निरीक्षण किया। डॉक्टर चौरसिया ने जानकारी देते हुए बताया कि सांवेर, शिप्रा, कुड़ाना के साथ अब चंद्रावतीगंज और पालिया में भी सरकारी अस्पतालों में टीका लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। यहाँ पे चंद्रावतीगंज में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे कोविड वैक्सीनेशन सोमवार से चालू करा गया है, जिसमें 45 से 60 साल के जो कोमॉर्बिड वाले व्यक्ति हैं उनको कोविड वैक्सीनेशन लगेगा। साथ ही 60 साल के ऊपर वाले को सभी को यहाँ पे अभी वैक्सीनेशन लगना है। जितने भी यहाँ पे सांवेर क्षेत्र है, सांवेर क्षेत्र में विधानसभा में जो देखा जाए ब्लॉक में अपने, तो शिप्रा में भी चालू करा गया है, पालिया में भी है, पुराना में भी है, सांवेर में भी, और अब यहाँ पे चंद्रावतीगंज में कर दिया गया है। चंद्रावतीगंज के लोगों को दिक्कत ना है, इस कारण से ये वैक्सीनेशन सेंटर यहाँ पे चालू करा गया है और आगे भी इसको कंटिन्यूशन में हम रखेंगे। और अभी निरीक्षण में देखा गया है कि V1, V2, V3, V4, V5 पे सभी जगह व्यवस्थाएं अच्छी रखी गई हैं और आगे भी इन लोगों के लिए बैठने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सभी चीज़ें यहाँ पर। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री कुक्षी विधायक के जन्मदिन पर उनके गृहग्राम तलावड़ी में कार्यकर्ताओं का जमावड़ा देखने को मिला, जिसमें कार्यकर्ताओं ने केक काटकर कार्यकर्ताओं के साथ जन्मदिन मनाया और पार्टी कार्यकर्ता ढोल मांदल के साथ माला पहनाकर पूर्व मंत्री को जन्मदिन की बधाई देते नजर आए और साथ ही साथ उनके लंबी आयु की भी कामना की।
मध्य प्रदेश पुलिस प्रशासन ने महिलाओं के प्रति सम्मान और आदर की भावनाओं के साथ महिला सुरक्षा का संकल्प लिया है। इसी कड़ी में इंदौर में पुलिस मुख्यालय पर एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही समाज में आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना था। इस दौरान महिलाओं को विशेष सम्मान देकर उनकी सुरक्षा का जिम्मा उठाने का भी संकल्प लिया गया। यहाँ आए थे और उन्होंने IAM से कोऑर्डिनेट किया था और ये IAM इंदौर ने फ्री ऑफ कॉस्ट मध्य प्रदेश पुलिस के अधिकारियों की, कर्मचारियों की जो परिवार हैं उसमें जो महिलाएं हैं उनको बेहतर वित्तीय प्रबंधन के संबंध में एक निःशुल्क कार्यक्रम रखा है। ये उनको वित्तीय प्रबंधन के साथ साथ आर्थिक आत्मनिर्भरता के संबंध में भी प्रशिक्षण देंगे और हमें उम्मीद है कि इसका सुखद परिणाम निकलेगा। सर, इंदौर की बात करें तो इंदौर में लगभग कितने परिवार, कितनी महिलाएं इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं? इसमें इनिशियली तो 100 के करीब रहेंगे, लेकिन ये 500 से अधिक संख्या है। अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए इंदौर पुलिस प्रशासन ने अपना सख्त रुख इख्तियार कर रखा है। हाल ही में चंदन नगर थाना क्षेत्र में आदतन शातिर आरोपी के खिलाफ पुलिस ने रासुका की कार्यवाही को अंजाम दिया। बता दें, लगातार बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए यह कार्यवाही की गई है, जिसकी जानकारी ASP ने मीडिया के समक्ष साझा की। ये चंदन नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक आरोपी का NSA किया गया है। आरोपी के ऊपर बड़ी संख्या में अपराध थे और लगातार सक्रियता जारी रही उसकी, और अभी गत दिनों भी एक गंभीर घटना उसके द्वारा की गई थी। गतिविधियां क्षेत्र की जनता में जो भय व्याप्त होता है उसके आधार पर रासुका की कार्रवाई की गई है। सर, क्या नाम है उसका, आरोपी का, क्या करता है? जुबेर आरोपी का नाम है, जुबेर का NSA हुआ है और इसकी जो है कोई विशेष सच काम ना करके ये अपराध और इस टाइप की चीज़ें ही करता रहता है। और अभी जो रिसेंट गतिविधियां थी जिसके आधार पर इनपुट्स मिल रहे थे और जो जिसके कारण क्षेत्र में जो एक भय का माहौल बन रहा था उसके कारण सर, कितना अपराध है इसके ऊपर? 2 दर्जन से ज़्यादा है। हाँ, अभी इसके ऊपर अपराध है इसके ऊपर। लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों की संख्या ने एक बार फिर संकट खड़ा कर दिया है। भोपाल, इंदौर में जहां नाइट कर्फ्यू की घोषणा कर दी गई है, वहीं ग्वालियर में भी रात 10 बजे के बाद से बाजार नहीं खुलेगा। ग्वालियर में अभी तक नाइट कर्फ्यू तो नहीं लगाया गया है, लेकिन 17 मार्च की रात से 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बाजारों में दुकानें और अन्य प्रतिष्ठान बंद रहेंगे और इनके साथ ही रात 10 बजे के बाद से सड़कों पर पुलिस चेकिंग शुरू हो जाएगी। सरदारपुर की ग्राम पंचायत टीमाईची में ग्रामवासी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। जहां ग्रामीण लंबे समय से सरकार की योजनाओं का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आज तक उन्हें किसी भी तरह की कोई योजना का लाभ नहीं मिल सका है। प्रधानमंत्री आवास योजना, सड़क निर्माण का कार्य, पुलिया निर्माण का कार्य और पानी की समस्या ग्रामीणों के जीवन का हिस्सा बन चुकी है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब ऐसे में ग्रामीणों ने सरदारपुर SDM को कलेक्टर और जिला पंचायत CEO के नाम ज्ञापन सौंपा है और निराकरण की मांग की है। वहीं समस्याओं का निराकरण नहीं होने पर भूख हड़ताल की भी चेतावनी दी गई है। उत्तर प्रदेश में जहां एक तरफ योगी सरकार विद्यालयों में और खासकर सरकारी विद्यालयों में शिक्षा की स्थिति सुधारने के लिए तमाम स्तर पर प्रयास कर रही है, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग के कुछ शिक्षक योगी सरकार के आदेशों को पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ताज़ा मामला उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में हापुड़ ब्लॉक के गांव मतनालवी का है, जहां तक प्राथमिक विद्यालय का एक वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में मासूम छात्र कक्षा में झाड़ू लगाते हुए और स्कूल परिसर में बर्तन धोते हुए नजर आ रहे हैं। मामले में शिक्षिका अंजू ने कहा कि जिन छात्रों के माता पिता उन्हें स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजते हैं, कुछ शिक्षक उनके स्कूल में इस तरह के कार्य करवाते हैं। अब देखना होगा कि बेसिक शिक्षा विभाग के आला अधिकारी ऐसे शिक्षकों पर क्या कार्यवाही करते हैं। मैम, एक
प्राथमिक विद्यालय की जो है एक वीडियो वायरल हो रही है, क्या मामला है? अभी मामला मेरे संज्ञान में नहीं है। जैसा कि आपने बताया वीडियो आ रही है, वो मेरे पास वीडियो आ जाती है तो उसके नियमानुसार जांच करा करके कार्रवाई की जाएगी। हम अब से पहले भी वीडियो ऐसी वायरल होती रही है, लेकिन कोई कठोर कार्रवाई अभी तक किसी पर नहीं की गई। अभी मेरे संज्ञान में इस तरह की कोई भी वीडियो नहीं आई हुई है। जैसे मैडम बार बार बच्चा उस वीडियो के अंदर अंजू मैम का नाम ले रहा है, तो उसकी जाँच कराई जाएगी और जाँच कराने के बाद भी जो रिजल्ट आएगा उसके अनुसार नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। गंधवानी तहसील के गांव बोडडाबरा में आदमखोर तेंदुए का आतंक देखने को मिला, जहां बोडडाबरा में ग्रामीण तेंदुए ने ग्रामीण राय सिंह को बुरी तरह से घायल कर दिया, जिसके बाद घायल को गंधवानी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, लेकिन घायल की हालत गंभीर देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है। अभी भी राय सिंह की हालत गंभीर बनी हुई है। राजगढ़ के छापीहेड़ा में फाग महोत्सव मनाया गया। इस दौरान शोभा यात्रा निकाली गई। इस कार्यक्रम में इंदौर के संत दिव्येश महाराज ने बड़े ही सरल शब्दों में अपने व्याख्यान के दौरान कहा कि पुष्टि मार्ग लगन, स्नेह और प्रेम से ओतप्रोत हो ठाकुर जी को प्राप्त करने वाला पंथ है। साथ ही संत दिव्येश जी ने आध्यात्मिक संस्कारों से नौनिहालों को ओतप्रोत करने के लिए दिव्य पुष्टि विद्यापीठ की कार्य योजना रखी। इसके बाद महाप्रसादी का आयोजन भी रखा गया था। हापुड़ जनपद में मामूली बात को लेकर विवाद हुआ, जिसमें घर में घुसकर जमकर मारपीट और फायरिंग का मामला सामने आया है। फायरिंग और मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और फरार बदमाशों की तलाश कर रही है। लड़कों को लेकर राइफल लेकर उसने हमला किया। मैंने उन्हें पहले रोका, मैंने उन्हें धकेला घर से, तो उन्होंने फ़ौरन मुझ पर गोली चला दी। हमारी हाथापाई हुई काफ़ी। अभी वो दिल्ली में एक मर्डर केस में फरारी काट रहा था, खुर्जे से गायब था वो। उसके पास पहले भी 3-4 मर्डर केस चल रहे हैं, हिस्ट्री सीकर है वो बहुत ज़बरदस्त। उसने आकर बदतमीजी की। पहले उन लोगों ने खूब गाली गलौज की। जब मैंने उन्हें धकेला तो उन्होंने मुझ पर सीधी गोली चला दी। कितने राउंड फायरिंग हुई थी? 1 राउंड फायर हुई है। उसके बाद उन्होंने और भी किए हैं। बाद में लोगों ने मुझे पकड़ के अंदर धकेल दिया था। 2 या 3, मुझे इतना कुछ याद है नहीं मुझे, क्योंकि मुझे अंदर कर दिया था। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर एक युवक को हिरासत में लिया है, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है। अभी तक दोनों पक्षों में किस बात को लेकर झगड़ा हुआ, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। ये था कि मैं तो अपने गोदाम पर फैक्ट्री चला गया था और मेरा ये छोटा भाई था यहाँ पे सद्दाम, हाजी सद्दाम। ये खुर्जे से 5-6 बदमाश गाड़ी में भरकर आए, इनोवा गाड़ी में, यूपी 78 नंबर कानपुर की। उन्होंने आन के यहाँ पर गाली गुफ्तार करी और मेरे छोटे भाई को हाथापाई करने लगे। उसने मुझे फ़ोन किया, मैं जैसे आया, आते ही वो फ़ौरन मुझे भी लिपट गए। और लिपटने के बाद उसके हाजी शहीद था, चैड़ी खुर्जे का बदमाश, उसके 2 बेटे थे और 2-3 अज्ञात लड़के थे उसके साथ, जुनेद और उसामा। फ़ौरन इनोवा गाड़ी में से राइफ़ल लेकर आए और उन्होंने मेरे ऊपर सीधी फायर किया। मैंने राइफ़ल को ऊपर करके गोली चल गई और दूसरी फायर उसने फिर हवा में एक और मारा मेरे ऊपर। मैं भाग गया वहाँ से निकल के। इतने में ही भगदड़ मच गई। मैं वहाँ पर गिर गया और हमारे यहाँ बहुत पब्लिक आ गई। बहुत बड़ा वांटेड है, बदमाश है। दिल्ली में अभी इन्होंने 2 महीने पहले लाइव मर्डर किया है, उसमें इसके भतीजे भी जेल में हैं। तो इसमें कोई हाल ही में स्वामी गोविंदाचार्य ने नर्मदा परिक्रमा पूरी करने के बाद उज्जैन में मीडिया से मौन तीर्थ आश्रम गंगा घाट पर चर्चा की। आइए आपको भी सुनाते हैं कि स्वामी KN गोविंदाचार्य ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान क्या कहा। एक तो 1 महीने के लगभग मैं नर्मदा क्षेत्र में ही दर्शन प्रवास के नाते से घूम रहा था। उस 1 महीने के बाद यहाँ पर उस सारे यात्रा की पूर्णाहुति हुई। तो उस सिलसिले में हमारे सहयात्रियों का परिचय कराने के लिए और पत्रकार बंधुओं से
यात्रा के अनुभवों को कुछ बांटने के ही विचार से ये पत्रकार वार्ता आयोजित है। पर्यावरण बचाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साल भर तक एक पौधा लगाने का संकल्प लिया है। इसी कड़ी में सीएम शिवराज ने बुधवार को राजधानी के स्मार्ट पार्क में सप्तपर्णी का पौधा लगाया। साथ ही सीएम शिवराज ने बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच राजधानी भोपाल में चल रहे हुनर हाट और मेले में उमड़ रही भीड़ पर चिंता जताते हुए कहा कि मेले में कोरोना की गाइडलाइन का पालन सख्ती से करवाया जाएगा। साथ ही भोपाल में चल रहे मेले पर समीक्षा कर उन पर संचालन का निर्णय भी लिया जाएगा। मुझे लगता है कि लगातार पराजय ने उनकी बुद्धि और विवेक पर भी प्रभाव डाला है। हताश होकर वो ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि उनके सोचने और समझने की क्षमता समाप्त होती जा रही है। वो क्या बोल रहे हैं अब ये भी उन्हें समझ में नहीं आ रहा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ वो स्वस्थ और प्रसन्न रहें। तो इस तरह की बातों पर कौन भरोसा करेगा। सर अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताजा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज।